बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि जहां जरूरत होती है उंगलियां उठाने वालों को जवाब दिया जाता है। उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। बेबुनियाद इल्जामात का कोई वजूद ही नहीं, इनका जवाब देने का कोई फायदा नहीं। एक इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि अपोजिशन को चाय की दावत बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और मीडिया बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम और मीडिया अपनी फौज और इदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। टिट फॉर टैट सूरत हाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अहम बयान सामने आया है DGISPR की जानिब से। इस हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि जहां जरूरत होती है हम उंगलियां उठाने वालों को जवाब देते हैं। उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। बेबुनियाद इल्जामात का कोई वजूद ही नहीं, उनका जवाब देने का भी कोई फायदा नहीं। एक इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि अपोजिशन को चाय की दावत बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और मीडिया बड़े अच्छे तरीके से तमाम सूरत हाल को समझते हैं। पाकिस्तान के अवाम और मीडिया अपनी फौज और इदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। टिट फॉर टैट सूरत हाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इराकी अवाम की कुर्बानियों को तस्लीम करता है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से इराक के वज़ीर दिफा ने अहम मुलाकात की। इलाकाई सिक्योरिटी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया। खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया, जबकि इराक के वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इराक को दिफाई और मुतल्लिका शोबे में ताउन की पेशकश करते हुए कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इराकी अवाम की कुर्बानियों को भी तस्लीम करता है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA-75 के इंतखाब को कलअदम करार दे दिया है। पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हुए, खौफ और हरास फैलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ना था। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब 18 मार्च को होगा। हल्का NA-75 डस्का में बेज़ाब्तियों के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप गुज़श्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर चुके। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि ताखीर से पहुंचने को टेम्परिंग समझना मफरूजा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि क्या प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब हो जाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, जिस पर अली जफर ने कहा कि मेरे मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब होना खिलाफ कानून नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन तनाज़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर और RPO गुजरांवाला के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए उन्हें ओहदों से हटाने का भी हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने DC और DPO सियालकोट, AC और SDPO डस्का की मौतली का फैसला भी किया है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वजाहत के लिए तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने दीगर लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन और RPO गुजरांवाला को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत भी जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब को भी ये हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, DSP संबड़ियाल और DSP डस्का को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि इन अफसरान को आइंदा के लिए किसी भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर न किया जाए। इन तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने हल्का NA-75 में दोबारा इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। NA-75 से PTI के उम्मीदवार अली असद मलही इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक गवार ने अपने बयान में कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम करते हैं,
ताहम कानूनी चाराजोई PTI का हक है और अपील का फैसला पार्टी मशावरत से किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हमारे तहफुजात हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। डस्का के अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, लेकिन फाते उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर है। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मरियम नवाज कहती हैं कि डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। जाली, सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। डस्का के अवाम का शुक्रिया कि ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। मरियम नवाज का बयान सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मरियम नवाज कहती हैं कि डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। जाली, सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी। डस्का के अवाम का शुक्रिया कि ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। एक और अहम खबर है, जाती उमरा में बड़ी मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान सेनेट इलेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को जमहूरियत पसंद लोग चाहते हैं। हुकूमत की सपोर्ट खत्म होती नजर आ रही है। गैर जमहूरी कुव्वतों को सियासत में शामिल ही नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ अवाम की मुजरिम जमात बन चुकी है। इस मुलाकात के हवाले से आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान सेनेट इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो PDM के कैंडिडेट हैं और ना सिर्फ ये कि वो PDM के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून एक बहुत ये एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पर्सन बहुत एक एफेबल पर्सनालिटी हैं। सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं और ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं। PMLN इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की सपोर्ट नहीं है, ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के ज़रिए आवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, आवाम के लिए मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, उनका रोज़गार, उनका आटा, उनकी चीनी, उनकी बिजली, उनकी गैस चोरी करने के ज़िम्मेदार हैं। और जो राइट साइड ऑफ आवाम पे इस वक्त खड़े हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि हर जमहूरियत पसंद, हर वो इंसान, चाहे उसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से हो या किसी भी जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो अवाम की मुजरिम जमात है। इमरान खान अवाम का मुजरिम है, अवाम की मुश्किलात का बायस है। 3 साल में जो अवाम के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई और रोज़ महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, मिस गवर्नेंस की सूरत में उनके ऊपर जो रोज़ क़यामत टूटती है, वो अवाम का मुजरिम है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त उनकी जो एक सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि PDM की जीत हो चुकी, सबकी नजरें 3 मार्च पर हैं। मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि यूसुफ रजा की जीत से साबित होगा कि पार्लियामेंट भी PDM के साथ है। पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना बहुत जरूरी है। PDM जमातें मिलकर कठपुतली को घर भेजेंगी। मूवमेंट के सेनेट इलेक्शंस में जीत के साथ ये भी साबित होगा कि अवाम PDM के साथ है और पार्लियामान भी PDM के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, पूरा मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एतमाद दिखाया, ट्रस्ट दिखाया हमारा यूसुफ रजा गिलानी साहब में, जो कि इस मुल्क का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसने अपना लीडर ऑफ द हाउस का रोल को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा किया था, उस ओहदा को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया था
اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں مگر ہمارے اپوزیشن کے جو ایم این ایز تھے، ہمارے اتحادیوں کے جو ایم این ایز تھے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں. اور اب کمال یہ ہے کہ اس کٹ پتلی کے دور میں بھی سینٹ کا امیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایم این ایز ہیں اور اتحادیوں ہیں ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم کا ایک قسم کی جیت ہو چکی ہے. اور ہم سب نظریں 3 مارچ کو. ناظرین، دوسری جانب معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا عظما بخاری کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوانے کا اعلان سامنے آیا ہے. کہتی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے جھوٹی راج کماری کے بیانیے کی موت ثابت ہوئی. جھوٹی راج کماری نے پھولن دیوی کا روپ دھار لیا ہے. ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں کو آزاد ہی بنانا چاہتے ہیں. ڈیفامیشن فائل کرنے جا رہی ہوں، اس کے خزانے سے کچھ مجھے وہ بریف کیس جو ڈسکا میں آپ نے بانٹے وہ عدالت میں لائے تاکہ کم از کم میں کسی مستحق نادار کی مدد کر سکوں. کنیز دوئم وہی ہے جس کے والد ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے، اور کنیز دوئم وہ ہے جنہوں نے قوم ایک طرف، قوم کا مفاد ایک طرف، لیکن ڈالر کی چمک کے آگے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے ریمنڈ ڈیوس کی وکالت کی. آج بیٹی بھی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے یہ جتنی ذلت آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں اٹھائی تھی، اگر آپ کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا اور اس کا ری پلے دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ گنڈا عناصر، جرائم پیشہ افراد، نشیات فروش اور قبضہ مافیا کا NA-75 سے صفایا کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این کو منہ کی کھانی پڑے گی اور پی ٹی آئی کا جو چارج کارکن ہے وہ ان جعلی شاہی ملازمین اور شاہی خاندان کے وہ تمام درباری اور حواریوں کو کھلے عام چیلنج کرتے ہوئے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے. عظما بخاری نے بھی فردوس عاشق اعوان کا چیلنج قبول کر لیا ہے. کہتی ہیں لیگل نوٹس کے لیے تیار ہیں، معاون خصوصی کو کسی اخلاقیات کا لحاظ ہی نہیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سرٹیفائیڈ ووٹ چور قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ادارے کی عزت میں اور وقار میں مزید اضافہ ہوا ہے. NA-75 کا تھا جس کو پنجاب حکومت ایز انتظامیہ کروانے میں ناکام ہوئی ہے، جس کے اوپر چارج شیٹ دی ہے الیکشن کمیشن نے، اس کے لیے کوئی سزا کیوں مرتب نہیں کی گئی؟ اس تمام دادا گیری، غنڈا گردی اور ووٹ چوری کے پلاننگ کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ پنجاب حکومت کو اور اس بزدار حکومت کو سمیت اس فردوس عاشق اعوان کی جو سرغنہ تھی اس سارے ووٹ چوری کی مہم کا، اس کو ان کے عہدوں پر جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. اور جب تک آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور یہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے عہدوں پر موجود ہیں تب تک انصاف مکمل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا الیکشن کرانے کے لیے جتنے بھی اخراجات اب ہوں گے، میرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اسے عمران خان، عثمان بزدار اور اسجد ملی کے جیب سے جو ہے وہ پورا کرے، اور نئے الیکشن اخراجات جو ہیں وہ ان کی جیب سے لیے جائیں. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ان کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری انتظامیہ ان کے تابع ہوگی اور ان کے جو ہے ان ایڈونچرز کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں روپے لگائے جائیں گے. سو میرا مطالبہ ہوگا الیکشن کمیشن سے کہ اخراجات جو ہیں وہ ان کی جیب سے حاصل کیے جائیں. ابھی مجھ سے پہلے فردوس اعوان صاحبہ، امجد اعوان صاحبہ، جن کو میں باجی کہا کرتی تھی، لیکن مجھے افسوس یہ ہے، مجھے دلی ہمدردی ہے ان کے خاندان سے اور ان کی بیک گراؤنڈ سے کہ ان محترمہ کو جو ہے وہ نہ کسی اخلاقیات کا لحاظ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی وہ ایک سالڈ بات ہوتی ہے. آتی ہیں، لچر گفتگو فرماتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں. میں نے سنا ہے مجھے نوٹس دینے کا اعلان کیا ہے. 100 بسم اللہ فردوس بی بی صاحبہ.
अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि धांधली करने के लिए मुकम्मल साजिश की गई थी, लेकिन हुकूमत के हरबे नाकाम हो गए। इमरान खान साजिश में सबसे आगे थे। हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका। किस किस ने साजिश की, जब तक सामने नहीं आएगा इंसाफ नहीं होगा। ये मेरा ख्याल है, वो कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले, और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वॉइड नहीं हुआ, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हलकों का इंतखाब था, आज एक हलके का इंतखाब था, और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आज इन्होंने 20 उठाए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर इनको उठाने होते तो ये 120 भी उठाते हैं। और ये जो सिलसिला अभी रोका गया है, ये लड़ के जद्दोजहद करके लीडरशिप का, हजारों कारकुनों का, मरियम नवाज की आवाज जो उन्होंने उठाई जिस दिन से ये इलेक्शन हुए थे, वार्निंग दी गई, बार बार ये बताया गया कि जी ये क्या हरबे इख्तियार कर सकते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 26 मार्च को पूरे मुल्क से शेड्यूल के मुताबिक काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि धांधली होती है जो काबिल कबूल नहीं है। 2018 वाला इलेक्शन था, ना ही इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत है। 2018 के इलेक्शन के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ है वो हम डंके की चोट कहते हैं, आज भी उस पर कायम है और कल भी उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। धांधली है, बहरहाल जिस सतह पर भी हो, नाकाबिल कबूल है। हम इस नताज को तस्लीम नहीं करते, और जो भी वहाँ पर जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करें और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे कि वहाँ दोबारा इंतखाबात कराया जाए। अभी तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, लेकिन अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो इसको खारिज इम्कान भी करार नहीं दे सकते। सरप्राइज यही है कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तो सबसे पहला रिमार्क्स उनका ये आया था कि यहाँ आइन खामोश है। जहाँ आइन खामोश होता है वहाँ कोर्ट का किरदार ख़त्म हो जाता है, वहाँ पार्लियामेंट का किरदार होता है कि वहाँ पर वो आइन में तरमीम करे, एक नया शिक लाए, इसकी वजाहत करे। कोर्ट हमेशा किसी आइनी शिक की तशरीह करता है, अगर वहाँ आइनी शिक ही मौजूद नहीं है तो फिर उस हवाले से हमारी ये दरख्वास्त है कि अदालत अपने आप को फरीक न बनाए और सूरत हाल को जूं का दो रहने दिया जाए। आज भी स्टेयरिंग कमेटी का इजलास है, उसमें भी इस सारी सूरत हाल पर गौर होगा, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन चोरी का खुर्रा वजीर आजम तक जाता है, क्या पोलिंग अमले को अगवा करना जुर्म नहीं? कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि वजीर आजम के वज़रा, मुशीर और इंतजामिया सब वोट का तकद्दुस पामाल करने में मसरूफ अमल हैं। क्या अवाम की मैंडेट को पामाल करना, उसको चोरी करना जुर्म नहीं है? आज लोग तो ये सवाल पूछ रहे, तो ये इंसाफ के दोहरे निज़ाम नहीं चल सकते कि जो अपोजिशन में हो वो अदालत में खड़ा हो, अदालतों के बाहर हो, और जो हुक्मरान हो वो हर कानून को, आइन को पामाल करे और उनको पूछने वाला ना हो। आज इस मुल्क के अवाम ये सवाल कर रहे हैं, इस मुल्क के अवाम ये पूछना चाहते हैं कि किसके हुक्म पर इन अफसरान ने ये चोरी की, कौन सी शख्सियत ने इन अफराद को ये हुक्म दिया? क्या ये खुद इलेक्शन चोरी कर रहे थे या किसी के कहने पर कर रहे थे? इन हकायक को जानने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले का खुरा जो है
وہ वज़ीर आज़म तक जाता है, वो वज़ीर आला। जब वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। मुशाहिदुल्लाह मरहूम के बेटे अफनानुल्लाह खान भी सेनेटर बन गए हैं। सैफुल्लाह सरवर नियाजी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, कामिल अली आगा भी कामयाब। आजम नजीर तारड़, सैयद अली जफर, डॉक्टर जरका, सादिया अब्बासी भी कामयाब हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर होने वाले इंतखाब के हवाले से टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर तमाम जमातों के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। मुशाहिदुल्लाह मरहूम के बेटे अफनानुल्लाह खान सेनेटर बन गए हैं। सैफुल्लाह सरवर नियाजी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, कामिल अली आगा भी कामयाब। आजम नजीर तारड़, सैयद अली जफर, डॉक्टर जरका और सादिया अब्बासी भी कामयाब हो गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो को अहल करार दे दिया, जबकि एमकेएम के रऊफ सिद्दीकी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो और एमकेएम के रऊफ सिद्दीकी की दरखास्तों पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, जबकि एमकेएम के रऊफ सिद्दीकी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की सदारती रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 के इतलाक से मुतालिक कोई अदालती फैसला नहीं है। सियासी जमातों का किरदार दुनिया भर में बहुत अहम है। डिसिप्लिन नहीं रखना तो सियासी जमातें बनाने का क्या फायदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट किसको देना है तायुन सियासी जमातें करती हैं। अदालत में रेफरेंस सदर पाकिस्तान ने भेजा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कौमी असम्बली के लिए वोटिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, सेनेट वोटिंग के लिए पोल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वोटिंग और पोल के लफ्ज में फर्क क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत नहीं है। सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक होने से आइन के दीगर आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं, नून लीग ने हमेशा धांधली की और इलेक्शन को मैनेज किया। नून लीग समझती है कि इलेक्शन जीतना उनका पैदाइशी हक है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज के आपको फर्क साफ नजर आएगा कि जिसमें कि न तो हम कोई प्रेशर डालते हैं, न हम कोई एक ऐसे बयान देते हैं जिससे कि इलेक्शन कमीशन की जो गैर वाबस्तगी है, जो कि इंडिपेंडेंस है, उस पर कोई हर्फ आ सके। और इनके अखबार में उन कहानियों से मुझसे ज्यादा आप लोग वाकिफ हैं कि इन्होंने किस तरह से छांगा मांगा से लेकर और पूरे 2018 तक इन्होंने धांधली और धौंस के अलावा कोई इलेक्शन नहीं किया, और उस पर ये फख्र भी करते हैं कि जी ये तो इलेक्शन है, इसमें सब कुछ जायज है। अब बात यह है कि जिस तरह के हमारे इन्होंने कहा था कि जी 20 हलकों में हमें रीपोलिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका चैलेंज कबूल कर दिया कि 20 में हम रीपोलिंग करेंगे। अभी जो है तो ये पैंतरे बदलते रहते हैं, जिस तरह के हमने पीडीएम की तारीख में देखी कि आज कुछ बात करते हैं
آج کچھ دھمکی دیتے ہیں، آج کچھ اعلان کرتے ہیں، کل اس کی خود ہی نفی کرتے ہیں. وہی رویہ ان کا ابھی بھی ہے کہ جب ہم نے 20 کا ان کا چیلنج مان لیا، اب یہ کہتے ہیں کہ پورے حلقوں میں ہونا، پورے حلقے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن یہ ہار جائیں وہی ایک دھاندلی کا ہوگا، جو جیت جائیں نہ وزیر آباد کا ذکر ہوگا نہ کسی اور الیکشن کا ذکر ہوگا. تو یہ جو من پسند نتائج، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں یا وہ الیکشن کے ہوں یا کوئی بھی ایسے فیصلے ہوں جو ان کے حق میں نہ ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر یہ اپنی منشا کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ اپنے منشا کے نتائج چاہتے ہیں، تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ پرانے پاکستان میں ہوتا تھا، نئے پاکستان میں. اور آپ کو خبر دیں ناظرین کی حکومت کا 1 مارچ سے کلاسز ریگولر کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 1 مارچ سے تمام اسکول معمول کے مطابق کھلیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اللہ کی رحمت سے حالات اب معمول پر آ رہے ہیں. کلاسز کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے پڑھانے کی پابندی کا اطلاق 28 فروری سے ختم ہو رہا ہے. ملک میں تمام اسکول 1 مارچ سے 5 دن کلاسز کے معمول پر واپس چلے جائیں گے. فیصلہ ہر تعلیمی ادارے پر لاگو ہوگا. سندھ اسمبلی کا شور شرابے سے بھرپور اجلاس. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اسمبلی پہنچے. اپوزیشن ارکان نے ان کا استقبال کیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی اسپیکر آغا سراج درانی نے ملیر اور سانگڑ سے نو منتخب پی پی اراکین یوسف بلوچ اور جام شبیر علی سے حلف لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب میں اراکین کو مبارکباد پیش کی. گرفتار اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو سخت سیکیورٹی میں جناح اسپتال سے اسمبلی پہنچایا گیا، جہاں پی ٹی آئی اراکین نے ان کا استقبال کیا. تاہم قائد حزب اختلاف کی آمد سے قبل ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب کر لیا تھا. حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور نظم بھی پڑھی، جس کے دوران حکومتی ارکان اور وزراء بھی بول پڑے. شور شرابے کے باعث اسپیکر نے اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ حکومت بکھر چکی ہے، سہارے چھن گئے. عمران خان کو اب خود حکومت اور پارٹی چلانی پڑ رہی ہے تو ان سے کچھ بھی نہیں چل رہا. سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ سندھ سے خیبر پختونخوا تک تحریک انصاف میں عمران خان کے خلاف بغاوتیں اٹھ چکی ہیں. جس جماعت اور اتحاد کی بنیاد ہی جبر تھی، ٹوٹنا تو تھا ہی اور ٹوٹ چکا ہے. پہلے قوم عمران خان کے جھوٹے وعدوں سے تنگ آئی، اب ان کے اپنے ارکان ان کی اصلیت جان چکے ہیں. جھوٹے وعدوں اور ادھار کے سہارے پر بنا ہوا اقتدار زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا. پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ کٹ پتلیوں کا اتحاد ریت کی محل کی طرح ڈھیر ہو جائے گا. اپنے ہی ارکان پر عدم اعتماد دراصل عمران خان کے خلاف ہی عدم اعتماد کی ایک شکل ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی سیاست سے دور رہے گی اتنی ہی باوقار رہے گی. آنے والا دور شہزادے اور شہزادیوں کا نہیں، ان کا ہے جن کا جینا اور مرنا ملک و قوم کے لیے ہے. سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اعلیٰ عدالتوں سے توقع ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر کے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کریں گی. الیکشن ریفارمز کے بغیر پائیدار جمہوریت کے قیام کی منزل کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی. پیسے اور طاقت کے زور پر الیکشن کے عمل کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کشمیر پر نیشنل ایکشن پلان کی تیاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ممبران اسمبلی ایماندار اور باصلاحیت لوگوں کو ووٹ دیں. سیاسی اسموک سے جان چھڑانے کے لیے قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ ریفرنس کا ایک ایک لفظ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے. لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی. دوران سماعت شہباز شریف روسٹم پر آئے اور کہا، حلفیہ کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ فراڈ کیس بنایا گیا ہے. پروسیکیوشن نے سپریم کورٹ سے ضمانت کے خلاف درخواست واپس لے لی ہے. اس ریفرنس کا ایک ایک لفظ جھوٹ اور فراڈ ہے. خطا کار انسان ہوں لیکن میں نے کرپشن نہیں کی. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناء اللہ کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت میں سماعت کے دوران رانا ثناء اللہ کی جانب سے فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے. اینٹی نارکوٹکس فورس نے اپنے جواب میں بتایا کہ رانا ثناء اللہ کے سیلری اکاؤنٹ میں 1,72,500 روپے تنخواہ رہی ہے، جس پر رانا ثناء کے وکیل نے استدعا کی کہ کم از کم سیلری اکاؤنٹ کو کھولنے کا حکم دیا جائے. عدالت نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا.
बाद सैलरी अकाउंट्स खोलने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शफ़ाफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे शफ़ाफ हुकूमत है। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांकें। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुस्तरद शुदा अनासिर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को एक खरा और मुखलिस लीडर मिला है। 2.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबिका हुकूमतें बरस हा बरस ना कर सकीं। और बात हो जाए पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से अहम खबर है। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तान और भारत का कंट्रोल लाइन सीज फायर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs के हॉटलाइन पर राब्ते में LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। दोनों अतराफ कोर इशूज और तहफुजात हल करने पर इत्तफाक किया गया है। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। LOC पर फायरबंदी के मुआहदों पर अमल पैरा होने का अयादा किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों अतराफ से हॉटलाइन राब्ते कायम रखने पर भी इत्तफाक किया गया। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के जरिए गैर मुतवक्के सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत सीज फायर इत्तफाक को अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि भारत की जानिब से सीज फायर पर आमादगी खुशाइंद और मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा आगाज साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि भारत को खुलूस नीयत के साथ इस सीज फायर मुआहदे की पासदारी करना होगी। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दाम के बाद माहौल में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसकी दुरुस्तगी के लिए इसे अहम मौका समझता हूँ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को कई खतूत इरसाल किए। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से जहाँ खित्ते में तनाव बढ़ रहा है वहाँ अमन व अमान को शदीद खतरात लाहक रहे हैं। भारत को अब खुलूस नीयत के साथ इस सीज फायर मुआहदे की पासदारी करना होगी। जमात इस्लामी की मुहिम अब जाग मेरे लाहौर का दूसरा राउंड जुमे से शुरू होगा। जमात इस्लामी की मुहिम अब जाग मेरे लाहौर की तैयारी के हवाले से मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की सदारत में अहम इजलास हुआ। इस मौके पर जमात इस्लामी लाहौर के रहनुमा अब्दुल अजीज आबिद का कहना है कि अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के दूसरे राउंड में अवामी बेदारी के लिए राब्ता अवाम मुहिम चलाई जाएगी। जमात इस्लामी के कारकुन घर घर जाकर अवामी बेदारी के लिए हैंड बिल्स तकसीम करेंगे और मुलाकातें की जाएंगी। मुहिम का आगाज यूनियन काउंसिल 109 और 112 से किया जाएगा। बात हो जाए मूजी वायरस कोरोना की। कोरोना 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 12,772 हो गई। मजीद 1,361 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई। 5,76,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,40,000 सेहतयाब जबकि 23,281 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 64 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में 5,308, सिंध में 4,315, खैबर पख्तूनख्वा में 2,058, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 296, इस्लामाबाद में 494 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,361 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,69,474, सिंध में 2,57,000, खैबर पख्तूनख्वा में 71,490, बलोचिस्तान में 19,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,955, आज़ाद कश्मीर में 10,022 और इस्लामाबाद में 43,901 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। उधर दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 25,11,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 11,32,00,000 तक जा पहुंची है। 8,88,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार दुनिया भर में जारी हैं। अमेरिका में 5,19,000, ब्राजील में 2,50,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,83,000, रूस में 85,000, फ्रांस में 85,321, बरतानिया में 1,21,747 और सऊदी अरब में 6,475 अमवात हो चुकी हैं।
بین الاقوامی خبروں میں سب سے پہلے بات ہو جائے میانمار کی۔ میانمار میں مارشل لاء لگنے کے بعد آرمینیا میں بھی فوجی بغاوت کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آرمینیا کی فوج کی جانب سے وزیراعظم سے استعفے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش سے خبردار کر دیا ہے۔ آرمینین وزیراعظم نیکول پاشینیان نے چیف آف دی اسٹاف اونیک گاسپاریان کو جبراً عہدے سے معزول کیا۔ آرمینی چیف اور دیگر اعلیٰ فوجی حکام نے وزیراعظم کے استعفے سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے تحت پاشینیان کی حکومت حساس اور اہم فیصلے کرنے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وزیراعظم پاشینیان نے فیس بک پر قوم سے براہ راست خطاب میں کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے فوجی بغاوت سمجھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کا سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی انٹیلیجنس رپورٹ جلد سامنے لانے کا اعلان۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے امریکی رپورٹ اہم ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے کہا کہ صحافی کی موت سے متعلق رپورٹ اجرا کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ صدر بائیڈن جلد سعودی شاہ سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کریں گے۔ امریکی اخبار کے لیے کام کرنے والے جمال خشوگی کو استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ الزام ترکی کی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا ترک حکومت نے شدید رد عمل دیتے ہوئے سعودی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا ملک سے غربت کے خلاف جنگ میں مجموعی طور پر فتح حاصل کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ سال 2020 میں چین کے دیہات میں سالانہ فی کس آمدن 619 امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ چین کے صدر نے بیجنگ میں تقریب میں انتہائی غربت کے خاتمے کے لیے چین کی کوششوں کی مکمل فتح کا اعلان کر دیا۔ صدر پنگ کی قیادت کو پچھلے 8 سالوں میں تقریباً 100 ملین افراد کو غربت سے نجات دلانے کا سہرا جاتا ہے۔ سال 2020 میں چین کے دیہات میں سالانہ فی کس آمدن 619 امریکی ڈالر فی کس تک پہنچ گئی۔ گزشتہ برس دنیا بھر میں کورونا وبا کے پیش نظر معاشی سرگرمیوں میں شدید کمی آئی تھی۔ اور بات ہو جائے بھارتی کسانوں کی۔ کسانوں کا بھارتی پارلیمنٹ کے باہر 40 لاکھ ٹریکٹرز لانے کا اعلان۔ خوفزدہ مودی سرکار کا نیا پینترا، زرعی قوانین پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کسانوں کو پیشکش کر دی۔ کسانوں کا احتجاج مودی سرکار کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ کاشتکاروں نے پارلیمنٹ کے باہر 40 لاکھ ٹریکٹر